हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बी एन पांडे आज आप लोग के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं चंद्रा क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। आज एक्चुअली में हम लोग पीजीटी कॉमर्स का जो हम लोग का एक सिलेबस है, सिलेबस में हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे थे हम लोग इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पिछली कक्षा में लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ लिए थे और आज हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड को भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मतलब मांग का लोच। अब लोच का मतलब क्या होता है, मांग के लोच कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और यहां से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए आप लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। थोड़ी क्लास लंबी बेशक हो सकती है, ताकि चैप्टर ही ऐसा है। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या टॉपिक है हम लोगों का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को हिंदी में कहते हैं मांग की लोच। क्या कहते हैं? मांग की लोच। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा था जो हमारा लॉ था, किसका? जो हमारा लॉ था डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। एक्चुअली में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि जब किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होगी, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसके डिमांड में क्या होगा? वृद्धि होगा, यदि अन्य बातें समान रहने पर। हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमेशा एजम्पशंस पे चलता है कि रेशनल, जो हमारे कंज्यूमर हो वो रेशनल हो, पागल दिवालिया ना हो, वस्तु की डिविजिबिलिटी ना हो, वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन ना हो, आदि तमाम ऐसी बातें हैं जो कंसीडर करता है एज ए इकोनॉमिस्ट या एज अ कंज्यूमर। हमको वो चीजें को कंसीडर करना पड़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जरूरत क्यों पड़ी? वाई द नीड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानने के लिए मजबूर किए? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत में, यानी अगर प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा? लॉ ऑफ डिमांड। देखिए इकोनॉमिक्स में सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, गुड्स हो, और उस ऑब्जेक्ट के यदि कीमत में यानी प्राइस में, यानी प्राइस में क्या होगा? यदि कमी होता है तो उसके डिमांड में क्या होगा? वृद्धि होगा, अन्य बातें समान रहने पर। और सेम प्रोपोर्शन में यदि प्राइस में वृद्धि होगा तो उसके डिमांड में क्या होता है? कमी होता है जी। ठीक है, तो ये बस डायरेक्शन बताता है कि हमारा क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड? बस डायरेक्शन के बारे में बात करता है कि अगर अगर प्राइस में कमी होगा और तब डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और डिमांड में कमी होगा तो फिर प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बस क्या बताता है फ्रेंड्स? एक्चुअली में ये बस हमारा डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन किस तरीके का जा रहा है। वास्तव में एज अ इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स में हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के बारे में भी बातें करनी चाहिए कि कितना हो रहा है। मतलब अगर कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत की हो रही है या कितनी हो रही है, तो हमको क्या करना है? हाउ मच। तब तो हम कुछ निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन एनालिसिस जब करते हैं तो वहां पर ये सब सारी चीजें होती है। तो अगर हमको ये कहा जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, तो चूंकि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा बस डायरेक्शन के बारे में बात करता है, जबकि हमको डायरेक्शन से चीजों के बारे में यह नहीं मालूम चलता कि उसमें कमी हो रही है या वृद्धि कितनी हो रही है सापेक्षतया कीमत के अनुपात पे। तो इस जो कमी थी या इसी समस्या का समाधान करने के लिए लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की परिकल्पना को प्रतिपादित किया गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? डायरेक्शन के साथ साथ ये भी बताता है कि किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट के कीमत में यदि कमी होगी तब डिमांड पर यानी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा। ये दो बात हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतलाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी मित्र। अब हम चलते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। ठीक है, वो बात क्या है? एक्चुअली में
जब हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन के साथ साथ हमको क्या ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी प्रस्तुत करता है कि टेक्निकलिटी क्या है, इसमें कितना इसमें वृद्धि हो रही है, कितनी इसमें कमी हो रही है, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर रखा है। अब हम चलते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके आगे क्या है, यहां से हम लोग देखिए, हाँ, तीसरा के बाद चौथा क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट और पांचवा जो है, जो नई कॉन्सेप्ट है, न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है हमारा, एडवर्टाइजिंग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और जानेंगे कि ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि कीमत लोच, किसके सापेक्ष, मांग में परिवर्तन होने वाले, मांग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो हो रहा है, ताकि डिमांड, हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है यही कि परिवर्तन होगा, मगर कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका उत्तर हमको मिलता है कि प्राइस के सापेक्ष, मतलब कीमत में यदि परिवर्तन हो रहा है तो फिर मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कहता है कि यदि व्यक्ति के इनकम यानी आय में परिवर्तन हो रहा है तब मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। और तीसरी बात कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम कहते हैं कि मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच का मतलब है कि दो वस्तु हो और दोनों एक दूसरे पर प्रतिस्थापन हो या फिर निर्भर हो, तब यदि किसी एक वस्तु पर क्या होगा, उनके वस्तु में कीमत में वृद्धि होगी, तब टोटल डिमांड में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे प्रभाव को हम जानेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तीसरा और महत्वपूर्ण जो आप देख पा रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर हम बात करते हैं कि दो ऐसे वस्तु हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और पांचवा और महत्वपूर्ण जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो है कि एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी विज्ञापन का यदि हम प्रभाव देखते हैं हमारे मांग पे, तब क्या प्रभाव पड़ता है, यदि विज्ञापन में हम खर्च ज्यादा करें या कमी करें, तब हमारे कुल मांग में कितनी वृद्धि या कमी होती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें क्या हो, मांग परिवर्तन, और परिवर्तन में हमारी कमी और वृद्धि दोनों इंक्लूड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तन के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसमें कमी और वृद्धि दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ आ रही होगी चीजें। अब हम चलते हैं एक एक करके, एक एक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लेते हैं कि डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लें, ताकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक और चीजों को हमको समझने में आसानी नहीं होगी। तो जो हमारा डिमांड होता है, हमने आपको बताया था कि डिमांड एक्चुअल में बनता कैसे है। तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, डिजायर, वांट्स, नीड्स, देन डिमांड। क्या, डिजायर प्लस वांट्स प्लस नीड्स, और ये सब बन के क्या बनते हैं, फिर आपके डिमांड। और हमने बताया था इनमें से कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, इनमें से कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, कुछ शारीरिक कारण हैं, कुछ क्या है, कुछ हमारे सोचने या समझने की क्षमता है, कुछ हमको ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट,
ठीक है, और हमारे फिजिकल इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट जब क्या करते हैं, पूर्ण रूप से एकत्रितकरण करते हैं, आपस में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, तो वही परिणति में के रूप में क्या निकलता है, हमारा डिमांड निकलता है जी। अब डिमांड किन किन चीजों से प्रभावित होता है, ताकि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कमोवेश ये उसी के बारे में बातचीत करता है। जो हमारा डिमांड है वो सबसे और महत्वपूर्ण कारक क्या है, प्राइस। ठीक है, प्राइस। प्राइस के बाद जो दूसरा और महत्वपूर्ण कारक है वो है इनकम, और तीसरा और महत्वपूर्ण कारक क्या है, जब हमारा प्राइस और इनकम हो गया तो फिर सप्लाई। ठीक है, प्राइस, इनकम, सप्लाई, ये तीन तो महत्वपूर्ण कारक होंगे, और चौथा है हमारा एक्सपेंस करने का तरीका। ये तीन चीज, जो चार चीज हमने आपको बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं हमारे डिमांड को प्रभावित करने वाले। क्या क्या, प्राइस, इनकम यानी आय, सप्लाई और हमारा एक्सपेंसेस। ये तो महत्वपूर्ण कारक हैं जी, जो हमारे डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे, आप ये समझिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई गुड्स है, और उस गुड्स का कीमत 100 रुपए है। क्या है, प्राइस कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, यदि आपका इनकम 100 रुपए के रिगार्डिंग नहीं हुआ तो आपने उसको डिमांड नहीं करना, और यदि आपने कीमत रख दिया है 100 रुपए और सप्लाई ज्यादा हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो लाजमी सी बात है जब सप्लाई ज्यादा होगा तो लॉ ऑफ सप्लाई का फिनोमिना आ जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे उसी समय हमने लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों को बता रखा है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब हम मांग बढ़े तो हमारा सप्लाई भी बढ़ता है, और मांग घटे तो हमारा सप्लाई भी घटता है। तो जब कीमत किसी भी वस्तु का 100 रुपए है और इनकम कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी डिमांड जनरेट ही नहीं हो रहा, तो लाजमी सी बात है सप्लाई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, और जब सप्लाई इफेक्ट होगा तो लाजमी सी बात है हमारा मांग भी इफेक्ट होगा। चौथी और महत्वपूर्ण कारक क्या है, एक्सपेंसेस। आपके पास इनकम तो है, आय आपके पास है, आपके पास आय है और आप उसको खर्च नहीं करना चाहते जी, तो भी आपका डिमांड क्या होगा, प्रभावित होगा। तो कहने से ये एस्पेक्ट है, कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों एस्पेक्ट आप देख रहे हैं, ये और ये चारों एस्पेक्ट एक दूसरे से गुथे हुए हैं, आपस में क्या है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं जी। अगर इनमें से कोई एक गया तो समझ लीजिए आपकी पूरी डिमांड प्रभावित हुई। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है बच्चा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लोच। क्या मतलब है इसका, मांग की कीमत लोच। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया है, और हमने अपने पहले 10 मिनट पहले जो लेक्चर हमने लिया उसमें हमने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में बस डायरेक्शन को बताता है, जबकि डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है ये तो बताता है, मगर कितना हो रहा है ये तो नहीं मालूम जी। तो जो कितना है इसी का उत्तर देने के लिए हमको प्रभावित करने वाले जो मांग को घटक है, जो हमने चार पढ़ा, इन्हीं को एक एक करके, और इन्हीं में से एक जो है वह है प्राइस। और प्राइस में होने वाला परिवर्तन हमारे मांग में कितना परिवर्तन करता है, जब इसका संबंध हमको मालूम होता है तो इसी को हम कहते हैं मांग की कीमत लोच। क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो हमको मांग की कीमत लोच में जानने चाहिए। तो सबसे पहला है कि मांग की मात्रा, वस्तु की कीमत, यानी प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, ये तो महत्वपूर्ण है जी। प्राइस ऑफ गुड्स यानी वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत। दूसरी और महत्वपूर्ण कारक क्या है, अगर हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग,
दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो है हमारा वह है कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की आदतें, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स हैबिट। ठीक है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्या है कि सब्स्टिट्यूशन के प्राइस क्या है, यानी हमारे जो गुड्स हैं उस सब्स्टिट्यूशन के प्राइस क्या है। ठीक है। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप विथ एडवर्टाइजमेंट। ये तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे घटक हैं जो क्या करते हैं, हमारे प्राइस को, प्राइस इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जी। ठीक है। अब एक आपको एक बात आपको बता दें कि ये जो है जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कीमत लोच के बारे में, यह वास्तव में होता क्या है, इसको एक उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, गुड्स है, गुड्स ए। ठीक है जी, गुड्स ए है और इसका जो है इनिशियल स्टेज में यानी प्रारंभिक जो दशा है इसमें इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपीज मान लेते हैं, या 100 रुपीज मान लो, जो आपको मान लो 100 रुपीज ही मान लेते हैं। 100 रुपीज क्या है पर यूनिट, इसकी क्या है कीमत है, प्राइस है, क्या है प्राइस, इसकी प्राइस क्या है 100 यूनिट, 100 रुपीज पर यूनिट इसकी क्या है बच्चा, प्राइस है इनिशियल स्टेज में। अगर 100 रुपीज पर यूनिट है तो इसकी जो डिमांड है वो डिमांड कितनी हो जा रही है, वो एक्चुअल में हो जा रही है 800 यूनिट। यानी कोई गुड्स ए है, 100 रुपये पर यूनिट क्या कर रहा है, इसका अगर मूल्य है तो डिमांड कितना हो जा रहा है, डिमांड ऐसी अवस्था में 800 यूनिट हो जा रहा है। ये तो पहला स्थिति है। दूसरा स्टेज क्या है कि वही वस्तु है, ए ही है, मगर ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या कर रहा है, वही वस्तु है और इसकी कीमत यदि क्या हो जाए 80 रुपीज पर यूनिट, 80 रुपीज पर यूनिट हो जाए तो यहां पे क्या होगा, 1000 यूनिट का डिमांड एक्सीड करेगा। क्यों, चूंकि हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे किसी भी वस्तु की कीमत में क्या होगा, कमी होगा, वैसे उसके डिमांड में क्या होगा, वृद्धि होगा। लॉ ऑफ डिमांड यही नहीं कहता है कि जैसे ही किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होगा तो 100 रुपए पहले थे, वर्तमान में 80 रुपए हो गए, पहले 800 यूनिट 100 रुपए पे हम प्राप्त कर रहे थे, अब वह 1000 यूनिट प्राप्त करेगा। ये तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है और यहीं पे हमारा क्या हो रहा है, ये तो अकॉर्डिंग टू द क्या कह रहे हैं जी, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमको ये बताया। अब कितना हो रहा है, कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है और उसका कीमत के साथ क्या संबंध है, यही बताता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए अगर हम कहें कि प्रोपोर्शन किस में कमी हो रही है, देखिए अगर हम कहें कि मांग में जो कमी हो रही है उसको प्रोपोर्शन में हम देखें कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, कलर चेंज कर लेते हैं गुरु, क्या होगा यहां से लिखते हैं ना, हाँ, इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन बाय क्या होगा, जो डिमांड हमने पहले कर रखा था वो, यानी इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड, यही तो होता है।
प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड का मतलब कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन, हिंदी वालों में क्या करना है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है कि मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है बटे के यानी अनुपात में इनिशियल डिमांड की इनिशियल उनका कितना डिमांड हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए चेंज इन डिमांड, पहले 800 यूनिट था, अब 1000 यूनिट हुआ, तो चेंज इन कितना हुआ भाई, 800 और 1000 में अगर हम बात करें 200 यूनिट की हुई चेंज इन डिमांड पहले वाला। और दूसरा क्या है हमारा इनिशियल डिमांड क्या है 800, तो इनिशियल कितना हुआ 800, कट कीजिए ये ऐसे हुआ 2 4 जा यानी 1/4। ठीक है, क्या आएगा आपका 1/4, कुछ ऐसा ही तो आएगा। 800 है, फिर क्या कहते हैं ये हमारा 1/4 आया। ये हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड की। अब हम आते हैं यहां तक, आई होप किसी को समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। ये क्या आया, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड बराबर हमारा हो गया 1/4। अब हम आते हैं कि हमारा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। चूंकि प्राइस के चेंज होने से हमारा डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, हम लोग इसी के बारे में बातचीत तो कर रहे थे कि यदि प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, या प्राइस में चेंज नहीं होगा तो डिमांड में कितना चेंज नहीं होगा, कितना, जो हमारा कीवर्ड है वो हाउ मच है, और इसी को डिनोमिनेट करने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू होता है, चेंज कर लें, हाँ, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस इक्वल टू होता है हमारा कि चेंज इन प्राइस, चेंजेस इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। अब आप देखो पिछले स्लाइड में हमने बताया यहां पर क्या है 80 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट क्या है प्राइस के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहां डिमांड के रिगार्डिंग तो हम लोगों ने बात कर लिया, डिमांड के रिगार्डिंग हमारा कितना आया 1/4। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस के रिगार्डिंग। प्राइस के रिगार्डिंग क्या है, 100 यूनिट पहले था यानी इनिशियल पहले होगा, सेकेंड जो है वह 80 है, यहां पे हमको क्या मिल रहा है 20 का तो डिफरेंस है। एक्चुअल में जब हमको प्राप्त हो रहा है, एक्चुअल में जब हमें प्राप्त हो रहा है 20 का डिफरेंस, तो हमको ये ध्यान देना है कि 20 के डिफरेंस को हम किस तरीके से सेटल्ड करें। ठीक है, क्या करें, किस तरीके से सेटल्ड करें। अब आप देखोगे आपको क्या दिखेगा, हाँ, चेंज इन प्राइस यानी 20 रुपीज का प्राइस हो रहा है ना, चेंज कितना हो रहा है 20 रुपीज का, तो 20 रुपीज आप कर लो, 20 रुपीज क्या कर लो आप यहाँ पे कर लो कि 20 रुपीज का चेंज हो रहा है अपॉन इनिशियल आपके प्राइस कितने थे, आई थिंक 100 रहे होंगे हमारे एग्जांपल में, यहाँ पे 80 है और 100 है, इससे आपने माइनस किया तो 20 आया, बचा कितना 10 नहीं बचा कितना 20। फिर क्या है इनिशियल है आपका, इनिशियल 100 है तो आप 100 कर लो, जल्दी से आओ और 100 कर लो भाई, 100 कर लो। ठीक है, अब आपको क्या है, इसको इससे कट करोगे, इसको करोगे तो 1/5 ही तो आएगा, यानी प्राइस में चेंज कितना हो रहा है 1/5, और जबकि डिमांड में कितना हो रहा है 1/4। ठीक है, ये तो समझ में आया कि प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस और प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअल में क्या कहता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही तो कहता है कि हमारे डिमांड में जो प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है वह प्राइस के रिगार्डिंग कितना हो रहा है, यानी प्राइस में चेंज होने वाले प्रोपोर्शनल चेंज से हमारे डिमांड में जो प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है, आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, यही तो बतलाता है हमारा क्या, कीमत का लोच, यही तो बताता है कीमत का लोच। यदि हमको जानना हो तो हम क्या जानेंगे कि प्राइस में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन में क्या प्रभाव है और कितना परिवर्तन हो रहा है या कितना लोच की स्थिति प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो कर लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर जो हमारे बात करता है ऑफ डिमांड बराबर क्या बात करता है ये एक्चुअल में, ये देखिए ये तो इसका है, ठीक है, मर्ज मत करिएगा, ये इसका है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन यानी प्रोपोर्शनल चेंज इन
proportional change in price, sorry, demand. Proportional change in demand divided by proportional change in प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास जो उत्तर आया था वो क्या था कि प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड कितना था, आई थिंक 1/4 था, यही तो था 1/4। देखिए 1/4 ही तो है ना, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड कितना है 1/4, ये लिख लें, डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस कितना है 1/5, ये भी लिख लें 1/5। अब इसे हम कर लेते हैं गुरु क्या, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/5 को जब हम करते हैं सॉल्व तो आएगा 1/4 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/4, यही तो आएगा 5/4। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.10, 1.2, फिर क्या आएगा 4 1 जा 4, कैरी 1, 10, 4 2 जा 8 और 20, 2 बचा तो 20 यानी 5, यानी 1.25 हमारा क्या आया, यह आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है हमारा 1.25। तो उदाहरण की सहायता से हमने आपको बताने की प्रयत्न किया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आशा है यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि 1.25 एक्चुअल में चीजें आई कहां से और कैसे आई। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 1.25 है इसको हम किस में डिनोट करते हैं, हम किस में डिनोट करते हैं। चूंकि हमने बताया आपको कि प्रोपोर्शनल चेंज है तो हम हमेशा परसेंटेज में ही बातें करते हैं और परसेंटेज में ही चीजों को बतलाते हैं, क्योंकि हमारे गणना में आसानी हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हम प्राइस इलास्टिसिटी के डिमांड के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कमी या वृद्धि को हम प्लस या माइनस के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, इन दोनों जो साइन होते हैं इसको हम ओमिट कर देते हैं जी। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है हमेशा। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, वो पड़ाव क्या है आपको बतलाते हैं। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हम पढ़ लिए, अब हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो वास्तव में कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कितने हैं तरह के होते हैं। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या पूछता है कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा जो मूल्य लोच है, मूल्य लोच है वह वास्तव में डिमांड के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करता है। तो उत्तर क्या होगा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि मांग का जो नियम है वह यही कहता है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होगी हमारा मांग क्या होगा, कम ही होगा। यही तो कहता है मांग का नियम। मांग का नियम एक्चुअल में यही तो कहता है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसके क्या होगा, डिमांड में कमी होगा, और जब डिमांड में वृद्धि होगा तो उसके कीमत में क्या होगा, कमी होगा। ये तो मालूम ही होगा आपको। ठीक है, ये तो मालूम ही होगा। ठीक, आशा है। तो विपरीत संबंध जब होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड या डिग्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, जबकि इसमें ऋणात्मक संख्या का या ऋणात्मक अंकों का हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यह हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको समझ लीजिएगा जी। अब हम बात करते हैं कि तो हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल और ऑब्सोल्यूट वैल्यू को ही देखते हैं। ऑब्सोल्यूट, यह प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू को ही क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो संबंध है मांग और कीमत से वह तो ऋणात्मक है, मगर हम उसको डिनोट नहीं करते, हम उसको डिनोमिनेट नहीं करते और उसको हम स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ही ध्यान में रखते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मित्र
कि हमारा जो मांग के मूल्य है, मांग का मूल्य लोच है, इसको हम मेजर किस किस तरीके से करते हैं, या फिर ये कितने तरीकों से हम क्या करते हैं, इसको हम मापते हैं, या फिर हमारा ये कितनी तरीके की श्रेणी होती है कि मांग के मूल्य लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम डिग्री के बारे में बात करें कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो हम बात कर लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, के डिग्री यानी डिग्री ऑफ डिग्रीज यानी अवस्थाएं, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। यानी हिंदी वाले जान लें कि मांग के कीमत लोच की कौन कौन सी अवस्था है, अवस्था स्टेजेस, अवस्था, इसके बारे में बात करते हैं। और यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्जाम में, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, एलटी हो या फिर एकेडमिक हो, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो अब हमको बातचीत करनी है इसी के बारे में। नंबर एक अगर हम बात करें किसकी, तो हम बात कर लें कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। किसकी बात कर लें? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरी और महत्वपूर्ण बात अगर हम कर लें, देखिए अभी ये बस हम आपको लिखवा रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे, आप इसको रटिएगा मत, बस इसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे, तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। दूसरा है हाईली इलास्टिक डिमांड। तीसरा और यह महत्वपूर्ण है इलास्टिक डिमांड, और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है इलास्टिक डिमांड की। ठीक है, और चौथा है जो महत्वपूर्ण है हाईली इन इलास्टिक डिमांड। हाईली इन इलास्टिक डिमांड। और पांचवा और जो महत्वपूर्ण है वह एक्चुअल में हम बात करते हैं तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखिए हिंदी में भी हम आपको इन सब सारे के बारे में लिख लेते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतया लोचदार मांग। हाईली इलास्टिक डिमांड को कहते हैं अधिक लोचदार मांग। क्या कहते हैं? अधिक लोचदार मांग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होता है इसे हम कहते हैं क्या कि लोचदार मांग, या इसी को हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। लोचदार मांग या सापेक्ष लोचदार मांग, कई नामों से इसको जानते हैं आप। इसको इकाई लोच मांग के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, महत्वपूर्ण हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब है अधिक बेलोचदार मांग। अधिक बेलोचदार मांग। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लास्ट हमारा है परफेक्टली यानी पूर्णतया इनइलास्टिक यानी बेलोच मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा क्या, ये डिग्री है। क्या है? डिग्री है यानी अवस्था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या है? ये अवस्थाएं हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है हाईली इलास्टिक डिमांड, तीसरा है इलास्टिक डिमांड, चौथा है हाईली इनइलास्टिक डिमांड, और लास्ट और अंतिम है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। और एक चीज इसी के साथ महत्वपूर्ण है, वो भी हम आपको डिनोमिनेट कर देते हैं या लिख देते हैं कि कब कौन सी अवस्थाएं होती हैं। देखिए अगर ईपी यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एंड डिमांड के बारे में हम बात करें
तो अगर इनफाइनाइट होता है तो आप बताओगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। क्या है? अगर ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो आप बताओगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। बात समझ में आई? सारे के बारे में हम लोग बताएंगे, मगर एक ही जगह इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको याद करने में या स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी, तो आप याद कर लोगे। बताएंगे आपको, इतना अच्छे से हम बताएंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र। ये तो पूरी गारंटी है कि इलास्टिक आप डिमांड को अगर आपने क्लास अच्छे से ले लिया पूरे मनोयोग के साथ, तो आपको रटने की आवश्यकता तो जिंदगी में नहीं पड़ने वाली है, और आप इसको ताउम्र याद करोगे। ये आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा, और आप मजेदार तरीके से इसको किसी को दूसरों को भी बता सकते हो। तो ताकि प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं ना, ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जो दूसरा है हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि ईपी इज ग्रेटर देन 1। अगर हम इलास्टिक ऑफ डिमांड को 1 मान लें तो हाईली इलास्टिक कहता है ना ईपी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिक डिमांड कहता है कि ईपी इज इक्वल टू 1। क्या कहता है? ईपी इज इक्वल टू 1। और हाईली इलास्टिक डिमांड कहता है ईपी इज लेसर देन 1। ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहता है ईपी इज इक्वल टू 0। प्रश्न आपके एग्जाम में ये जो है यहीं से हमेशा पूछे जाते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के, जो भी आप याद करो, याद कर लो भाई। देखिए अब इसको समझाने का हम प्रयत्न करते हैं कि वास्तव में ये चीजें होती कैसे हैं। यदि कीमत, देखिए कीमत का परिवर्तन और उस परिवर्तन का हम प्रभाव देखते हैं मांग पर, कीमत का परिवर्तन और उस परिवर्तन का प्रभाव हम मांग पर देखते हैं, तो वह, और वो भी कितना, आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन का प्रभाव हम जब मांग पर देखते हैं तब तो हमको मालूम होता है कि मांग की लोच कितनी है। तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है, यानी पूर्णतया लोचदार मांग क्या कहता है कि जब ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कब होगा? लाजमी सी बात है भाई कि आपके कीमत में परिवर्तन हो चाहे ना हो, आपके कीमत में परिवर्तन हो चाहे ना हो, मगर मांग में बहुत परिवर्तन हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं? इलास्टिक। किस में पढ़ रहे हैं? डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिमांड हमारा इलास्टिक हो रहा है ड्यू टू व्हाट, किस रीजन से? अगर डिमांड में परिवर्तन हो रहा है तो किसके लिए भाई? कीमत के लिए। और कीमत में परिवर्तन हुआ ही नहीं। अगर कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है और मांग में आमूलचूल परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। बच्चा ध्यान देना, फिर से बताता हूं आपको। यदि कीमत में परिवर्तन न हो और तत्पश्चात भी क्या हो कि हमारे मांग में एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो जाए भाई, तो क्या होता है? ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक, आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। हम एक के बारे में बतलाएंगे, वहां पर आपको और क्लियर होगा। दूसरी चीज, हाईली इलास्टिक डिमांड कब होता है? कि जब, देखिए ईपी इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या कि जब हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हो, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने की अपेक्षा हमारे मांग में आनुपातिक परिवर्तन तो हो रहा है, मगर कीमत की अपेक्षा ज्यादा हो रहा है। कीमत की अपेक्षा ज्यादा हो रहा है, ये हमारा कीमत है, समझ लीजिए आप, और ये हमारा मांग है। अगर कीमत में एक परिवर्तन हो रहा है, एक से ज्यादा परिवर्तन हो जाए, आनुपातिक परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हाईली इलास्टिक डिमांड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए। हाईली इलास्टिक या हमारा अधिक लोचदार मांग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम हो। यानी अगर कीमत में 10% की कमी हो रही है और मांग में 20% की वृद्धि हो जाए, तब हमारा होता है हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। तीसरा और महत्वपूर्ण जो है इलास्टिक डिमांड, यह कहता है कि जब कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है आनुपातिक परिवर्तन, उतना ही मांग में आनुपातिक परिवर्तन हो, तो ऐसी दशा को हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड या इकाई लोच। ठीक है, या लोचदार मांग का नियम, लोचदार मांग। ठीक है, अब क्या है हाईली इलास्टिक डिमांड? ये जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिक बेलोचदार
मांग। देखिए, यदि कीमत में होने वाला परिवर्तन, कीमत को आप ये मान लो प्राइस, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये प्राइस मान लो और इसका प्रभाव हम देखते हैं मांग पर। यदि कीमत में होने वाला परिवर्तन क्या कहता है, हाईली इनइलास्टिक डिमांड। हाईली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जब ईपी इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन 1 ना होकर लेसर देन 1 हो। देख लीजिएगा आप, ईपी इज लेसर देन 1, ये सॉरी ये वाला, ठीक है, आपको दिखेगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ईपी इज लेसर देन 1। ईपी इज लेसर देन 1 की स्थिति कब उत्पन्न होती है कि जब कीमत में परिवर्तन ज्यादा हो, और कीमत में परिवर्तन ज्यादा होने के फलस्वरूप हमारे मांग में परिवर्तन क्या हो, कम हो। तो क्या होगा, हाईली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। यानी मांग का परिवर्तन हो रहा है कीमत की अपेक्षा, और कीमत में होने वाला परिवर्तन की अपेक्षा जब मांग में कम परिवर्तन हो तो उसको हम कहते हैं हाईली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। और लास्ट और हमारा जो अंतिम है बच्चा, वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतया बेलोच मांग। ये कहता है कि जब, क्या कहता है ये, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहता है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन कुछ भी हो जाए और वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो। आनुपातिक परिवर्तन के बारे, जब हम परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो आप आनुपातिक परिवर्तन को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब वस्तु के कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन हो और उसके परिणाम स्वरूप हमारे मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन नगण्य हो या उसका प्रभाव शून्य हो, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे परिस्थिति में यह जो परिस्थिति उत्पन्न होती है इसको हम कहते हैं बच्चा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं एक एक के बारे में जानते हैं और उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे, और इसके अगले वाला जो हमारा कास्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम अगली कक्षाओं में लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर कट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा बनता है। सबसे पहला लेते हैं मित्र, कौन सा था हमारा, सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं जी, इसी को हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है। अब देखिएगा आप, हमने क्या बताया था कि जब कीमत में होने, मांग की लोच क्या है कि कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन का संबंध हम देखते हैं हमारे वस्तु के मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से, ठीक है। अब एक उदाहरण से हम समझते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसके अपेक्षाकृत क्या हो, जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है कि कीमत में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। परिवर्तन का मतलब क्या कि जब कीमत में परिवर्तन हो ही नहीं रहा और मांग में क्या हो, आमूलचूल परिवर्तन हो, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कैसे, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए, कोई वस्तु है, इसकी कीमत क्या है, 10 रुपए है। कोई वस्तु है, इसकी कीमत 10 रुपए है, और 10 रुपए पे यह वस्तु क्या कर रही है, अगर हम बातचीत करें कि 10 रुपए है और 10 रुपए में ये क्या करे 10 रुपए में अगर इसको 100 यूनिट डिमांड है, 10 रुपए में 100 यूनिट डिमांड है, ठीक है। ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, इनिशियल, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज है वो क्या है कि वस्तु की कीमत में हमने बताया कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, मगर ये 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा ग्राफ बनेगा या जो हम प्लॉट करेंगे या जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो क्या आएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कर लेते हैं इसको। देखिए हमने क्या बताया कि आपका जो हो, आपका परिवर्तन ना हो, तो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही ने बताया है कि प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस और प्रोपोर्शनल चेंज इन किसमें, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड का इफेक्ट हम देखते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस से। प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस कर लेते हैं भाई। देखिए प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड क्या है, 10 है 100 है। डिमांड में अगर हम बात करें तो कितना है 100 और 200, तो 100 और 200 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम कर भी लें इसको प्रोपोर्शनल चेंज का अगर हम देखें तो 100 बटे के कितना है भाई 100 का है 100, तो ये तो एक ही ना आएगा। प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड क्या कहता था कि जो आपका चेंज हो रहा है तो 100 यूनिट का चेंज हो रहा है बटे के इनिशियल, तो इनिशियल आपका 100 है, 100 बटे के 100 यानी 1। ठीक है, ये आया। प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनल चेंज क्या है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो 0। भाई अगर 10 है 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 ही ना आएगा, और 0 में से क्या करेंगे 0 बटे के 10 करेंगे। यही तो हमने बताया था कि प्राइस जो हमारा है प्रोपोर्शनल चेंज वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था कि प्रोपोर्शनल चेंज में चेंज इन डिमांड होगा अपॉन इनिशियल डिमांड होता है, प्राइस में चेंज इन प्राइस होता है अपॉन इनिशियल प्राइस होता है। तो 10 में तो कोई प्राइस में चेंज ही नहीं है, और यहाँ पर हमारा इनिशियल 10 है तो 10/0 करेंगे तो क्या आएगा भाई, लाजमी सी बात है इनफाइनाइट। तो 0 से अगर इसको करोगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यही आता है हमारा क्या, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं बच्चा, हाँ प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये किस तरीके से दर्शाता है। तो आप देखोगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये हॉरिजेंटल रहता है, क्या रहता है हॉरिजेंटल रहता है। इधर हमारा क्या रहता है, इधर हमारा रहता है बच्चा क्वांटिटी, और जहां पे क्वांटिटी आ गया हम समझ लेंगे कि ये डिमांड के बारे में बात करता है। इधर रहता है प्राइस, ठीक है, इधर क्या रहेगा प्राइस रहेगा। मान लो 10 रुपए मान लो यहां पे है, चेंज कर लेते हैं भाई, 10 रुपए यहां पे है, ठीक, और इसमें चेंज नहीं हो रहा तो 10 का 10 ही हुआ। 10 ही रुपए पे ये 100 यूनिट कमा रहा है, 100 यूनिट डिमांड कर रहा है, 10 ही रुपए पे ये 200 यूनिट डिमांड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वांटिटी इन यूनिट कर लो और ये इन रुपीस कर लो। कहने का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में जो ग्राफ हमारा आएगा वह आता है हॉरिजेंटल। और यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किस जगह कौन से ऐसे इलास्टिक ऑफ डिमांड पे, कौन से ऐसे इलास्टिक ऑफ डिमांड पे चीजें होंगी जहां पर हॉरिजेंटल कर्व बनेगा, हॉरिजेंटल डिमांड कर्व बनेगा। तो आप क्या बताओगे कि ऐसी परिस्थिति क्या होगी, ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट की स्थिति होगी, और इनफाइनाइट की स्थिति परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड में होती है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ रखा है वो दूसरे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मित्र कि हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, इसके बारे में हम लोग ने जानना है कि ये क्या होता है हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी अधिक लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग, इसके बारे में हम लोग ने जानना है। अधिक लोचदार मांग ये क्या होता है। अधिक लोचदार मांग ने हम लोग बताया था कि इसको हम कहते हैं ईपी इज ग्रेटर देन 1। ये भी साथ साथ ध्यान देना, क्या कहते हैं ईपी इज ग्रेटर देन 1। क्या हमने बताया था, हमने आपको बताया था कि जब कीमत में होने वाले परिवर्तन से अपेक्षा, कीमत में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा मांग में ज्यादा परिवर्तन हो, मांग में ज्यादा परिवर्तन हो और आनुपातिक परिवर्तन हो मांग में ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी अवस्था में हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ए, ठीक है, और वस्तु की कीमत प्राइस इनिशियल और प्राइस हमारा ये प्राइस है, ये डिमांड है। इनिशियल क्या है, इनिशियल है 100 रुपए मान लीजिए पर यूनिट अगर आया, प्राइस
तो डिमांड कितना हो रहा है, यदि 100 रुपए है तो डिमांड हो रहा है कितना, 800 यूनिट का डिमांड हो रहा है। यदि अब हम 100 रुपए में से 10% घटा दें, कितना, 10% घटाएं तो 100 का 10 कितना होता है भाई, 10 रुपए घटा देंगे तो 90% आएगा, 90 रुपए पर यूनिट। यहां पर ये जो आएगा 800 यूनिट, 800 यूनिट में जो होगा यह 10% ना होके 20% की क्या हो, वृद्धि हो जाए, यानी 8 दूनी की 16 कितना हुआ, अब 800 का 20% कितना हुआ, 800 का 20% तो 160 ही ना होगा, 960 यूनिट हो जा रहा है मान लीजिए। अब हमको बताना है, ये इनिशियल स्टेज है यानी फर्स्ट स्टेज, ये है सेकेंड स्टेज। ऐसी परिस्थिति में किस तरीके का ग्राफ बनेगा और ऐसी परिस्थिति में हम किस तरीके की बातचीत करेंगे। देखिए प्रोपोर्शनल चेंज निकालते हैं सबसे पहले, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड। क्या निकालते हैं बच्चा, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड। ध्यान दीजिएगा, डिमांड क्या है, 160 बटे के 800, कट दीजिए भाई, 16 5 80 यानी 1/5, 1/5 ही ना आएगा। प्रोपोर्शनल चेंज हमारा कितना आया, 1/5। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, इसको निकालते हैं, क्या आएगा, 100 है 90 है यानी 10, और 10/100 यानी 1/10। ठीक है, ये दो वैल्यू हमको मिली, 1/5 1/10 यानी 1/5 1/10। अब हम आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। तो प्रोपोर्शनल चेंज कितना है, 1/5 अपॉन 1/10। सॉल्व कर लीजिए, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10/1। ठीक है, कट दीजिए तो कितना आया, 2, यही तो आएगा, ये इससे कटेगा, 5 2 2, तो 2 आया। अब आप हमको बताइए कि ये कहीं ना कहीं ईपी इज ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। चूंकि हमारा 2 आया है तो क्या होगा, ईपी इज ग्रेटर देन 1, अर्थात ईपी की वैल्यू 2 है, तो यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यही तो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं भाई कि ईपी इज ग्रेटर देन 1 केस यहां पर फुलफिल करना है। हमने बता रखा है कि ईपी इज ग्रेटर देन 1 यहां पर होना चाहिए, और ईपी इज ग्रेटर देन 1 मैंने प्रूव भी कर लिया। तो आपको प्रश्न ऐसे ही करने हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे ऐसे इसी अवस्था में आपको प्रश्न दे दिया जाए कि सॉल्व करो, तो आपको ऐसे ही करना। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जल्दी से कर लेते हैं भाई, बिना देर करते हुए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये 0 है, x है, y, यहां पर हमने बताया आपको प्राइस है, यहां पे हमने बताया आपको क्वांटिटी है यानी डिमांड लाइन है। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चा प्राइस क्या है, प्राइस पहले था 100 रुपए यूनिट और उस पे मांग रहे थे 800 यूनिट। क्या मांग रहे थे, मान लीजिए प्राइस अगर 100 है, ये अगर 800 है, तो प्राइस लाइन ऐसे कुछ बन रहा होगा। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या हुई, प्राइस घट गई यानी 90 पे आ गई, और ये कितना हुआ, 960 हो गया, 90 हुआ और ये मान लीजिए यहां आ गया। ठीक है, इससे बड़ा ही बनेगा, ये हमेशा ध्यान देना है, इससे बड़ा ही बनना चाहिए। 960 मतलब कुछ यहां पे आ गया। अब आप देखिए गुरु, ठीक है, ये वाला जो परसेंटेज हमको दिख रहा है, इसके अपेक्षाकृत इसमें हमको ज्यादा परसेंटेज दिखना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें हमारा क्या हो कि ज्यादा परसेंटेज दिखना चाहिए। अब डिमांड लाइन बनाइए, डिमांड लाइन भैया बन रहा है कुछ यूं, ठीक है, कुछ यूं बनेगा हमारा डिमांड लाइन। क्या होगा, डिमांड लाइन बना, ये हमारा हुआ P1, ये Q1, ये हमारा P2, ये हमारा Q2, और ये इसकी जो वैल्यू है आप देख भी रहे होंगे, इसकी वैल्यू अपेक्षाकृत ज्यादा है, ये 960 है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको बनाना है हमारा डिमांड लाइन। ठीक, आई होप आप हाईली इलास्टिक डिमांड को भी समझ गए होंगे। यह हमेशा प्रश्न में पूछता है
कि अधिक लोचदार मांग की स्थिति कब होती है, तो आप बताओगे कि जब कीमत में होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत मांग में होने वाले परिवर्तन से कम हो, या मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अपेक्षाकृत कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा हो, तो उस स्थिति में ईपी इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी चलते हैं और अपने अगले पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कहता है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड यानी इकाई लोच। क्या कहता है ये मित्र? इकाई लोच। क्या कहता है? इकाई लोच। और इसका जो फिनोमिना होता है ये क्या बताता है कि ईपी इज इक्वल टू 1, यानी जितना मांग में परिवर्तन होगा उतना ही कीमत में भी परिवर्तन होगा, यानी कीमत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव मांग पर भी होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा। कर लेते हैं फिर वही चीज। ये वस्तु है 100 रुपए का, मान लीजिए इसका कीमत है, ये प्राइस है हमारा, और ये होता है डिमांड। 100 रुपए में अगर यह 1000 यूनिट बेच रहा है, 100 रुपए में यदि यह 1000 यूनिट बेच रहा है और इसमें परिवर्तन कितना हुआ, 20% की परिवर्तन यदि हो गया 120 में, 120 रुपए, मान लीजिए सेकेंड स्टेज है ना, ये इनिशियल है, इसको तो हम लोग याद ही कर लिए हैं, ये इनिशियल है, ये सेकेंड है। 120 यानी 20% का परिवर्तन हुआ, और 20% के परिवर्तन से, प्राइस के परिवर्तन से लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस में होने वाला परिवर्तन 20% यदि बढ़ रहा हो तो मांग में भी 20% की कमी होगी, क्योंकि यह इकाई लोच है। तो 1000 का 20% कितना हुआ बच्चा? 200, और यहां पर होगा 800 की यूनिट ये डिमांड में हो रही है। अब हम कर लेते हैं प्रोपोर्शनल चेंज वाला। तो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड, देखिए अब हम लिखेंगे नहीं पूरा, अब हम लिखेंगे नहीं, बस अब हम लिखेंगे नहीं, जल्दी 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 करते हैं। प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड क्या कहता है कि हमारा इनिशियल कितना है और हमारा परिवर्तन कितना है। तो हम जानते हैं 200, देखिए डिमांड के बारे में यहाँ डी से डिनोट कर रहे हैं बच्चा, 200 बटे के कितना होगा 1000। ठीक है, कितना आया, काट दो, ये कटा 2 पंजे 10, 1 बटे के 5, ये हमारा आया। प्राइस का कितना आएगा, प्राइस को पी से डिनोट करते हैं, प्राइस में 20 का परिवर्तन हुआ तो 20 बटे के 100, यानी इसका भी 1 बटे के 5। ठीक है, तो 1 बटे के 5 डिवाइडेड बाई 1 बटे के 5 बराबर आपका 1 ही तो आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर लेना, आप वो भी कर दें। 1 बटे के 5 गुणे 5 बटे के 1, 5 से 5 कटा बचा 1, यही आएगा हमारा। तो ईपी इज इक्वल टू 1, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जल्दी से इसको प्लॉट भी कर ले। ये क्या है y, ये है x। हमने बताया 100 रुपए, 100 रुपए मान लो यहां पे है। 100 रुपए में फिर क्या हुआ, 100 रुपए अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु की जो डिमांड है वह 1000 यूनिट हो रही है। तो ये हुआ P1, P1 पे ये हुआ Q1, और ये हमारा क्वांटिटी हमने बता ही रखा है, और आपको ये याद ही होगा ये क्या है, प्राइस। ठीक है मित्र, P1 पे 100 है। अब हम कहते हैं कि 20% की कमी अगर हो रही है तो 100 के 20% की वृद्धि, वृद्धि हो रही है, तो मान लो 20% की वृद्धि, ये कुछ 120 है P2, और 20% की वृद्धि होने से 800, यानी 20% की इसमें भी कमी हो रही है, तो मान लो ये कुछ यहां, ये है 800 यूनिट, और ये है हमारा Q2। अब इसको प्लॉट को मिला दो भाई, क्या करना है, इसको मिला देना है, और हमको इसमें बराबरी की कमी दिखनी चाहिए, जितना बराबर ये उतना ही बराबर ये, और यहाँ पे क्या कर दें, हमने प्लॉट कर देना है डिमांड लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। यह हमारा P2, यह हमारा P1। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। यह हमारा D। ठीक है, ठीक है ना मित्र, तो यह है हमारा इकाई लोच। अब हम जल्दी से चलते हैं, दो और कॉन्सेप्ट हमारा जो बचा है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इकाई लोच के बाद अधिक लोचदार मांग, जिसे हम क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड एक्चुअल में ये है क्या, हाईली इलास्टिक डिमांड का हमने क्या बताया था, ईपी इज क्या होगा, अब आप बताओगे। हाईली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है, ईपी इज, बताओ भैया, ईपी इज लेसर देन 1, क्या होगा,
लेसर देन 1। इसको हम क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग। क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग। इसमें हमने बताया है कि जब कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन क्या हो, ज्यादा हो, और मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उसकी अपेक्षा कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहेंगे, ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि ये जो मांग लोच है वह कैसा है, हाईली इलास्टिक डिमांड है। कर लेते हैं जल्दी, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। देखिए एग्जाम्पल के साथ आप लोग क्या करिए, इसीलिए हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेज है। कौन सा स्टेज है, इनिशियल स्टेज। ये हमारा सेकेंड स्टेज है। ए पे क्या हुआ, हमने कहा कि कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन, तो ए क्या है, 100 रुपए ही लेते हैं। यहाँ पर 1000 यूनिट मान लीजिए इतना डिमांड कर रहा है, ये हमारा डिमांड है, डी डिमांड डिनोट करते हैं, ये पी प्राइस है और वो डिमांड है 100 रुपए पे। अब कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो तो 10% के अनुपातिक परिवर्तन कर ले भाई। 10% के अनुपातिक परिवर्तन मतलब क्या, 110, सॉरी 1010 नहीं, 110, 110। और यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वह ना होके 8% मान लीजिए, तो 1000 का 8% क्या हुआ, क्या हुआ 8%, 80। 80 को हमने डिनोमिनेट कर दिया, तो 80 करेंगे तो कितना आया, 920। क्यों, क्योंकि जब कीमत बढ़ता है तो मांग घटती है। ये तो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ ही रखा है। अब जल्दी से प्रोपोर्शनल निकाल लें। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमने क्या बताया कि प्रोपोर्शनल ऑफ ए के लिए प्रोपोर्शनल यानी डिमांड, डिमांड अगर हमको प्रोपोर्शनल निकालना हो तो डिमांड निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो चेंज होता है तो 80 हुआ, 80 अपॉन 100,000, सॉरी 1000 है ना, हाँ 80 अपॉन 1000। तो सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 8 अपॉन 100 मतलब 2/25 कितना होगा, 4 दूनी के 8 और 25 यानी 2/25 ये आया। प्रोपोर्शनल क्या आया, ये डिमांड में होने वाला प्रोपोर्शनल चेंज है। अब प्रोपोर्शनल चेंज हमको निकालना है किसमें, प्राइस में। तो प्राइस में आप निकाल लो कितना का चेंजेस हुआ है भैया, 10 का, 10/के कितना हुआ 100, कितना आएगा 1/10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कहता है कि इसमें परिवर्तन होने वाले यानी मांग में परिवर्तन होने वाले, तो 2/25 बटे के कीमत में होने वाला परिवर्तन ये। अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो 2/25 गुणे 10/1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 20/25। अगर हम बात कर ले तो कितना आएगा 25 यानी 0.200 है ना, 25 वाटा 200, 0.8, 0.8 इज लेसर देन 1। यही तो हम बताना चाह रहे थे कि ईपी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ईपी इज लेसर देन 1। यही तो आपको प्रूफ किया कि 0.8 क्या है, 1 से कम है। यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जल्दी से कर लेते हैं, बस 5 मिनट, लास्ट टॉपिक है, बस 5 मिनट। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं अपन, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या था, इधर है प्राइस और इधर क्या है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मतलब डिमांड। हमने क्या बताया 100 रुपीज, वही P1 है ये। 100 रुपीज पे आप कितना मांग कर रहे हो भाई, 1000 यूनिट का मांग कर रहे हो, यानी Q1 आपका ये हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आसानी होगी। 100 के बाद फिर ने क्या किया, 10 रुपए अगर हम बढ़ा दिए, 10 रुपए बढ़ाने से इसमें कितनी कमी हो गई भाई, देखो कितनी कमी हो गई 920, यानी ये आपका Q2, ये आपका P2। और अगर हम मांग कर्व देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यह मांग कर्व हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। दिखा दें आपको इसको करके भी, अदरवाइज आप थोड़ा परेशान होंगे जी। हाँ, ये वाली लाइन क्या हो हमारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए अपेक्षाकृत। ठीक है, अब इसको आप ऐसे दिखा दो, ये हमारी मांग लाइन गई है, समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा P2 है और ये Q2 Q1, और आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या बताने की कोशिश किया है।
ठीक है मित्र, ये है लाइन। ठीक, तो अब हम बताएं हाईली इलास्टिक डिमांड। आशा है कि यहां तक आप समझ पाओगे। अब हमारा जो अंतिम लेक्चर है वो है कि अब हम किस पे जाते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हमारा क्या कहता है, पूर्णतया बेलोच मांग। एक्चुअल में इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो भी हम आप बताएंगे, मगर ईपी इज इक्वल टू 0 यही तो होता है, ईपी इज इक्वल टू 0, हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब इसको करते हैं, फिर वही लीजिए क्या कहता है ये एक्चुअल में कहता है कि हमारे प्राइस में चाहे जितना परिवर्तन हो जाए, हमारे डिमांड में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ए है, मान लीजिए 100 है, 100 पे 1000 यूनिट, और 120 है, यहां पर 1000 यूनिट, यानी प्राइस में तो हमने परिवर्तन कर दिया इनिशियल से, यहां पे हमने परिवर्तन नहीं किया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व चलो कर ही देते हैं भाई। क्या है कि आपने डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो डिमांड में चेंज तो आपका होगा नहीं, बराबर 1000 का एक ही रहेगा। इसमें आपका करोगे तो 20 का है, 20 बटे के आप करोगे 100, तो यह आ जाएगा 1/5, 1/5। अब आप इसको निकालोगे, ये आपका प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस है और ये आपका प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड है। ठीक है, अब डिमांड को ऊपर लिख दो, 1/1 करो, अपॉन सबके अपॉन क्या कर दो 1/5, सॉल्व करो 1/1 इंटू 5/1, तो क्या आएगा 5/1 ही तो आएगा। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हुई कि हमारा प्राइस में परिवर्तन होगा मगर मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मांग में तो डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। 100 1000 है तो 1000 है, चलो ठीक है, 1000 से 1000 हमने कर दिया, ये तो बात समझ में आ गई। 1000 से 1000 कर दिया, प्राइस में परिवर्तन हो रहा है ना 20, और 20/100, तो 2 इकाई हम 2, 1/5 5, 0.5, 1/5 0.2, 2 10, 1 मिनट मित्र, 1 मिनट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जल्दीबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ा गई। देखिए क्या कहता है कि प्राइस में होने वाला जो परिवर्तन होगा, प्राइस में होने वाला परिवर्तन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, मगर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम कि मांग में परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, प्राइस में परिवर्तन कर देते हैं। प्राइस में परिवर्तन अगर 200 हो जाए, ठीक, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, प्राइस में परिवर्तन 100 हुआ, प्राइस में परिवर्तन 100 हुआ, 100/100 किया, कितना आया 1। या इस तरीके से हम करें कि इसमें प्राइस में परिवर्तन कुछ, ये आप करना एक्चुअली अपने से। अगर हम इसको ऐसे करें कि प्राइस में परिवर्तन हो और मांग में परिवर्तन ना हो, या मांग में परिवर्तन क्या हो, ज्यादा हो, प्राइस और मांग। प्राइस में मान लो हमने परिवर्तन कर दिया 100 रुपए का, ये है, हमने 300 रुपए का परिवर्तन कर दिया। मांग 100 रुपए जब हम कर रहे थे पर यूनिट, तो यहां पर 200 यूनिट आ रहा था, और अभी भी ये 200 यूनिट आ रहा है। तो लाजमी सी बात है जी, क्या होगा ये हो जाएगा 200/100, और इधर आपका आएगा, अगर उसको हम देखें तो 100/100, यानी वो तो 0 है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो कोई जब परिवर्तन नहीं हो रहा तो 0 करोगे ना, 0/0 करोगे तो सब कुछ तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जब आप ये करोगे 200/100 आप करोगे, और यहां पर 0/0 करोगे, तो आप चाहे जैसे करोगे बात तो 0 ही आएगी। अतः हम क्या करते हैं कि 0 इज इक्वल टू ईपी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं जल्दी से। ये है, ठीक, यानी 100 रुपए हमने बताया, 100 से हमने बढ़ा दिया 300, मगर फिर भी हमारा जो मांग है वह क्या है, इक्वल है। हमारा Q1 कितना है, 200 का 200 यूनिट ही है, चाहे आप P1 करो चाहे आप P2 करो। तो आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम आपको और बता दें कि किन किन परिस्थितियों में ये सब सारी चीजें उत्पन्न होती है। देखिए, अगर कोई भी, या उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक,
अगली कक्षा में उसको लेते हुए बता देंगे, क्लास बहुत लंबी हो गई है। आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी फ्रेंड। आज हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजें पढ़ा और आशा है कि सब चीजों के बारे में हम लोगों ने गहनता से अध्ययन किया और सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप लोगों से विदा लेते हैं, अगली कक्षा में कुछ नई चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।